देखिए, इंडिया और इजराइल दोनों के संबंधों में क्या नहीं सही। देखिए, इंडिया और इजराइल दोनों के रिलेशंस में हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो जरूरी है इजराइल की हिस्ट्री को जानना। ठीक है, क्योंकि इजराइल का इतिहास, इजराइल की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है जिससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्री में पिछले 2-3 सालों से हर साल इजराइल को लेके एक क्वेश्चन आता है, या तो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को लेके आता है, या फिर वहां पे कोई क्राइसिस होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। और हर साल ये हाईलाइट रहता है किसी ना किसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इजराइल के पहले से ही यहाँ पे डिस्प्यूट बना रहा है और बहुत बड़ा क्राइसिस चलता रहा। ठीक है, आपने बहुत सारे पॉइंट सुने होंगे, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप डिस्प्यूट। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल पैलेस्टाइन डिस्प्यूट। ठीक है, और गोलन हाइट्स, गोलन हिल्स, गोलन हाइट्स बोला जाता है, गोलन हाइट्स डिस्प्यूट, नहीं सुना होगा ये, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। ठीक है, हाँ, और इसी को हम मध्य एशिया संकट भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिल एशिया संकट, क्राइसिस, और ईस्ट, मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी बोला जाता है। ठीक है, एशियन क्राइसिस भी बोला जाता है, क्यों, और अरब क्राइसिस भी बोला जाता है। अरब ऑयल क्राइसिस जो आया था, अरब तेल संकट, ठीक है, वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पॉइंट है। ये सारा वर्ल्ड हिस्ट्री का ही पॉइंट है वैसे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, सारी कंडीशंस इसमें अप्लाई होती हैं। तो इंडिया का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल रहा है, और इंडिया किस तरह से रिलेटेड हुआ है, किस तरह से रिलेशन बने हैं, क्या चीजें हुई हैं, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। मेनली इस पे जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है, मेंस में भी सीधे पूछते हैं। ठीक है, अरब तेल संकट को पूछ रखा है सीधे सीधे। ठीक है, अरब ऑयल क्राइसिस क्या था, ठीक है, उसके रीजंस क्या थे, उसका परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या निकला, पूरे वर्ल्ड में उसके क्या इफेक्ट रहे हैं। ठीक है, इंडिया में उसके क्या इफेक्ट रहे, तो वो सारी चीजें आप इसमें समझेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा होगा इसको, मुझे नहीं लगता पढ़ा हो तो। हाँ, चलिए देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। ज्योग्राफिकल कंडीशन, कल आपको बताया था कि ये कहाँ पे पड़ता है, इतना तो आपको आइडिया हो ही गया था, कल बता दिया था कि इजराइल है कहाँ पे। हाँ, तो देखिए अब इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो इसका मैप है, वो कुछ इस तरह का है, इजराइल। ठीक है, अब इस इजराइल में वहां पे पड़ेगा ना मेडिटेरियन, हाँ, मेडिटेरियन सी के पास, इसके इस साइड में, यहाँ पे, ये इधर मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे है मेडिटेरियन सी। ठीक है, हाँ जी, और ये वाला जो एरिया है, ये पहले पूरा इधर, इससे ये कनेक्टेड था किससे, अफ्रीका से। ठीक है, क्या यहाँ पे, हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इसको तो आप कर लीजिए थोड़ा सा एडजस्ट। नहीं, इसमें देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि इंग्लिश में स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हाँ, तो आप उसको चेक कर लेना, ये जरूरी नहीं कि आप गलत हो, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है ना मेरी। हाँ, तो इंग्लिश में ध्यान रखना इसको, कहीं पे भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप उसको चेक कर लेना खुद से। तो इजराइल जो है, अब देखिए इजराइल में एक साइड इसके मेडिटेरियन सी है इधर,
मेडिटेरियन सी है। इसके ऊपर यहाँ पे कौन सी कंट्री है? लेबनान। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है? सीरिया। यहाँ पे नीचे जो कंट्री पड़ती है ये पड़ती है जॉर्डन। हाँ वो अलग वो हो गए, लेकिन वो इससे कनेक्टेड नहीं है, हमें सिर्फ अभी इसकी बाउंड्री देखनी है। ठीक है, हाँ यहाँ पे इधर है रेड सी। ठीक है, अब देखिए ये वाला एरिया है इजिप्ट का। ठीक है, ये उस टाइम का एरिया है। देखो इजिप्ट का ये जो एरिया है ये पूरा इजिप्ट था अफ्रीका के अंदर। ठीक है, ये उस टाइम का एरिया है जब यहाँ से सुएज कैनाल को बनाया नहीं गया था। ठीक है, लेकिन जब सुएज कैनाल को बनाया गया था, सुएज नहर को बनाया गया, तो यहाँ से इसको कट कर दिया गया और ये हिस्सा यहाँ से कट करके यहाँ से एक कैनाल निकाल दी, जिससे इजिप्ट के ये दोनों जो एरिया है वो अलग हो गए। ऑब्जेक्शन हुआ था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा पार्ट है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, वॉर चला है, दोनों के बीच वॉर हुआ था। ठीक है, जिसमें अब ब्रिटेन, ब्रिटेन ने किया, सब कुछ ब्रिटेन का किया हुआ। हाँ जी, ब्रिटेन ने निकाली थी। यूरोपियन कंट्रीज में ब्रिटेन में इधर ट्रांसपोर्ट होता था एशिया से, तो इधर से इधर आने के लिए ये रास्ता ब्रिटेन ने निकाला था। देखेंगे उसको हम बाद में। नहीं, अब इजिप्ट का नहीं है, अब नीचे वाला इजिप्ट का है, ऊपर वाला इजिप्ट का नहीं रहा। ठीक है, और ऊपर वाला जो है वो अब इसी के उसमें आता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक तरह से अभी भी पॉलिटिकल उसी को इसी का ही माना जाता है वैसे, इजिप्ट का ही, लेकिन ज्योग्राफिकली वो इसमें पहुंच चुका है, एशिया का पार्ट हो गया। हाँ जी बिल्कुल बोला है, ऑब्जेक्शन उठाया है, क्राइसिस चला है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ है दोनों के बीच में, वॉर भी हुआ है, इजिप्ट और इजराइल के बीच में भी वॉर हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन ने भी इसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत बड़ा केस चला है यूएन में। ठीक है, और उस केस के अंदर फिर बहुत सारी चीजें हैं, दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, इस बीच में यहाँ से जो भी होता है इजिप्ट उस पर टैक्स लेता है। ठीक है, तो ये सहमति बनी है फिर उसमें। चलिए देखिए, अब इजराइल में यहाँ पे आप देखेंगे इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन में कौन कौन सी कंट्री इसके चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इसको बोला जाता है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला, देखो तीन साइड से ये पानी से घिरा है, वाटर से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको पेनिनसुला बोलेंगे, और ये इसको बोला जाता है सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसके अगर चारों तरफ देखें तो एक साइड में क्या है? मेडिटेरियन सी है, एक साइड में लेबनान है, एक साइड में सीरिया है, एक साइड जॉर्डन है, एक साइड रेड सी है, और एक साइड सिनाई पेनिनसुला। तो चारों बाउंड्री हो गई। पहला क्वेश्चन इससे यही बनता है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 के पेपर में, पीटी में। ठीक है, कि इजराइल के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अब उसमें ऑप्शन में और बहुत सारी दी हुई थी, तो आपको ने बताना था कौन सी आएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी कंडीशन देखी जाए तो यहाँ का जो इसका एरिया है ये वाला, ये इसका हिल एरिया है, मतलब यहाँ पे इसकी कुछ माउंटेन्स हैं। ठीक है, जिनको बोला जाता है गोलन हिल्स। गोलन हिल्स ये। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया है ये एरिया, इसको बोला जाता है ईस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तट, पूर्वी तट। अब देखो इसको पूर्वी तट या ईस्टर्न कोस्ट क्यों बोला जाता है भाई? कोस्ट का मतलब क्या है? किसी समुद्री सीमा से लगा हो या जलीय सीमा से लगा हुआ एरिया। तो इधर तो कोई समुद्र तो है नहीं, कोई ओशियन नहीं है, कोई सी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर इसको कोस्ट क्यों बोला जाता है? इसको कोस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक रिवर निकलती है। ठीक है, और वो रिवर जॉर्डन में इधर आके रेड सी में आती है। ये रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर।
हाँ, तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में पड़ता है ये वाला एरिया इसका, इजराइल का। हाँ जी, तो ये वाला एरिया जो है ये इसमें पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इसका ईस्टर्न कोस्ट कहा जाता है, पूर्वी तट बोला जाता है। अब इस पूर्वी तट में यहीं पे यहां पे पड़ता है यरूशलेम, जो यहाँ का सिटी है। यरूशलेम, ठीक है, जो कि इसकी कैपिटल है इजराइल की, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपनी कैपिटल मानते हैं अभी तक भी इसको, और इसी पे डिस्प्यूट भी है। यहां पे पड़ता है तेल अवीव, तेल अवीव, ठीक है, सॉरी तेल अवीव है, तेल अवीव पड़ता है। ये तेल अवीव जो है इजराइल की दो कैपिटल मानी जाती हैं। पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो तेल अवीव है, और जो धार्मिक या रिलीजियस कैपिटल है वो यरूशलेम है, ठीक है। तो तेल अवीव में दुनिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं, जितनी भी कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं, वो कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीटी में। देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जिनका इतना ज्यादा मतलब ना तो ये बुक में मिलेंगी ये चीजें, इस तरह की चीजें ना तो बुक में मिलती हैं। ये चीजें करंट्स में या फिर नॉलेज उसमें न्यूज़पेपर में, समाचारों में, न्यूज में, उसमें आती रहती हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड आप पढ़ लें पूरी बुक, ज्योग्राफी की कोई पूरी बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी कितना भी पढ़ लो, इंटरनेशनल रिलेशन पे बुक पढ़ लो, तो उन बुक्स के अंदर ये चीजें नहीं मिलती, ठीक है। और क्वेश्चन वहां पे यही पूछते हैं कि रिसेंटली न्यूज में कोई वर्ड आया, मान लीजिए तेल अवीव कोई वर्ड आ गया, तो पूछ लेते हैं कि इजराइल के अंदर दुनिया की जो एम्बेसीज हैं वो इजराइल के किस शहर में है, किस सिटी में है, ठीक है। तो कहाँ पे है, तेल अवीव में, यहाँ पे सारी एम्बेसीज हैं, सभी कंट्रीज की। लेकिन अमेरिका, यूएसए ने इजराइल को सबसे पहले मान्यता दी थी, सबसे पहले एक्सेप्ट किया था इजराइल को एज अ कंट्री, ठीक है। और इजराइल को सबसे बड़ा सपोर्ट जो किया वो यूएसए ने ही किया हमेशा से। और जो इनके डिस्प्यूट चल रहा है यरूशलेम को लेके, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के बीच में, उस डिस्प्यूट को देखते हुए यूएसए यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल मानता है, और उस कैपिटल को मानते हुए यूएसए अपनी एम्बेसी को यहां से तेल अवीव से यरूशलेम में ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, ठीक है। कि हम अपनी जो एम्बेसी है वो यरूशलेम से, यहां से तेल अवीव से यरूशलेम में ले जाएंगे। अगर वो तेल अवीव से यरूशलेम में अपनी कैपिटल वो बनाएंगे, ठीक है, तो एक तरह से वो किसकी कैपिटल मान ली जाएगी, यूएसए की तरफ से क्लियर हो जाएगा कि वो इजराइल की कैपिटल है, ठीक है। क्या, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। चलिए देखिए, समझ में आया। यहाँ पे पड़ता है एक छोटा सा एरिया, इस तरह की एक स्ट्रिप है, एक पट्टी है, इसी में इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। कौन सी, ये ना स्टेट है ना डिस्ट्रिक्ट है, अभी सिर्फ आपको इसी के नाम से समझ लीजिए, अभी जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है ये। हाँ, तो गाजा स्ट्रिप ये छोटी सी पट्टी है, छोटा सा एरिया है, ठीक है, जिसको गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। ये सब है इजराइल का ही पार्ट अभी तक, ठीक है। अब देखिए, ईस्टर्न कोस्ट और गाजा स्ट्रिप ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहां पे फिलिस्तीनी लोग, पैलेस्टाइन लोग रहते हैं, ठीक है। बाकी इस पूरे एरिया के अंदर यहूदी, ज्यूस, यहूदियों को बोलते हैं ज्यूस, यहूदी। तो पूरे इस, हाँ जी, ये एक धर्म है, रिलीजियस है, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू, इसी तरह से ज्यूस होते हैं यहूदी, ठीक है। तो ये भी एक धर्म है, एक रिलीजियस है अलग। तो देखिए, तो ये समझ में आ गया। ये जो गोलन हाइट्स, ये जो हिल एरिया है, ये हिल एरिया, इस हिल एरिया के ऊपर इजराइल और सीरिया दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। लास्ट ईयर यही
बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रहा था कि गोलन हाइट्स के नाम से ये डिस्प्यूट था। गोलन हिल्स है ये, तो ये गोलन हाइट्स के नाम से डिस्प्यूट रहा। तो ये गोलन हाइट्स डिस्प्यूट जो है वो इजराइल और सीरिया के बीच में रहा है, दोनों के बीच। ठीक है। 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा था? 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में या वर्ल्ड के अंदर एक कैपिटल को लेके दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो दोनों कंट्री कौन कौन सी है? अब वहां पे ना तो कैपिटल का नाम दिया हुआ था, ठीक है, और ना ही कंट्रीज का नाम दिया था। इजराइल और पैलेस्टाइन, ठीक है, यरूशलेम के लिए 2018 का ये मैटर रहा, मुद्दा था। 2019-20 इस साल ये मुद्दा रहा इजराइल को लेके। सीरिया और इजराइल दोनों के बीच में गोलन हाइट्स को लेकर डिस्प्यूट रहा। यरूशलेम कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है, जिसको इजराइल भी अपनी राजधानी मानता है और फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी मानता है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में डिस्प्यूट यही है कि राजधानी किसकी है वो, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ की जो करेंसी है, सिंपल चीजें कुछ अगर इसके फैक्ट्स देखते हैं तो करेंसी यहाँ की जो है, करेंसी और जो करेंसी ऐसे है यहाँ पे डिस्प्यूट्स न्यू होते हैं, शेकेल। जी हाँ जी, जब बताओ। ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं किसी कंट्री में कि दो कंट्रीज एक कैपिटल मानते हैं, तो यूएन में जो भी सारी कंट्रीज जिसको सहमति देते हैं वो माना जाता है या कैसे माना जाता है? हाँ जी, जो यूएन जिसको सहमति देता है। अभी तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, अभी जो पैलेस्टाइन है वो एक कंट्री है ही नहीं, ठीक है, उसको अभी कंट्री की एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, अभी वो कंट्री नहीं है, अभी तो सिर्फ एक अथॉरिटी बनी हुई है। अभी तो जो पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन है, वो सिर्फ एक कम्युनिटी बनी हुई है। अभी कोई कंट्री मैप में कोई कंट्री स्टोर नहीं किया गया है, किसी ने भी फिलिस्तीन को अभी कोई कंट्री नहीं माना, कोई देश नहीं मान रखा, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ इन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दी गई है। अभी यूएन में डिसाइड होगा कि किसके लिए कैपिटल होगी, किसकी नहीं होगी। जब ये कंट्री होगा तब ये डिसाइड कर सकता है कि इसको कैपिटल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अभी तो इसको कंट्री का ही वो नहीं मिला है, ठीक है। तो देखिए करेंसी है यहाँ की न्यू शेकेल। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, संसद, पार्लियामेंट को बोला जाता है यहाँ पे नेसेट, नेसेट। पार्लियामेंट को सीनेट बोलते हैं, हाँ, ठीक है, नेसेट, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, कहीं पे मजलिस बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट ही बोला जाता है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट का जो प्रोविजन है वो ब्रिटेन से लिया है एज इट इज। वहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ पे भी पार्लियामेंट बोलते हैं। अब देखिए, सेटिंग चेंज हो गई है क्या? क्या हुआ, सेम है, सही है। देखिए पार्लियामेंट को नेसेट बोला जाता है। अब यहाँ पे पूरी दुनिया की, पूरी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है मोसाद को, मोसाद, जो कि इजराइल की है। ये ये जॉर्डन रिवर। तो मोसाद जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, जो सबसे तेज, सबसे फास्ट मानी जाती है, ठीक है। और इसी के साथ मिलके आप देखेंगे, बताया भी था आपको, जब अमेरिका ने अफ्रीका के अंदर ऑपरेशंस किए थे अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है, और इंडिया की रो और इजराइल की मोसाद, ठीक है। तो इन कंट्रीज ने, सभी ने मिलके अफ्रीका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर टेररिस्ट के अगेंस्ट में ऑपरेशंस चलाए थे, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ये क्लियर हो गया।
अब देखिए कुछ सिमिलरिटीज के पॉइंट हैं दोनों के बीच में। हाँ जी, इंडिया एंड इजराइल के बीच में। तो इंडिया और इजराइल एक दूसरे के इतने करीब क्यों हैं? तो दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज के पॉइंट हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल कंडीशन की, तो इंडिया एक इंडियन ओशन के इंडियन ओशन से कवर्ड है, ठीक है, और इसको इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है। ये जो है ये मेडिटेरियन सी से कवर्ड है। तो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन ये सेम हो गई, ठीक है। दूसरी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? इंडिया में डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ठीक है। तो इंडिया में भी डेजर्ट का बहुत बड़ा पार्ट है। जैसा कि इजराइल है, इजराइल वो पूरी तरह से डेजर्ट पे बसा हुआ है, वो पूरा डेजर्ट ही है। और यहाँ का जो डेजर्ट है उसका नाम है नेजेब डेजर्ट, नेजेब डेजर्ट, थार डेजर्ट है, हाँ जी, जो राजस्थान में है, ठीक है। और इंडिया के राजस्थान से, हाँ, इंडिया का जो राजस्थान स्टेट है उस राजस्थान से कम 20 टाइम्स छोटा है इजराइल। इतना छोटा सा स्टेट, ठीक है। मतलब हमारा राजस्थान इजराइल से लगभग 20 गुना बड़ा है, 20 टाइम्स बड़ा है राजस्थान। हाँ, इतना मतलब इससे थोड़ा बड़ा होगा, मेरे को कुछ नहीं है। राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान का 20 टाइम्स फर्स्ट है राजस्थान एरिया वाइज। फर्स्ट पे राजस्थान है, किसने बताया आपको? मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान फर्स्ट है एरिया वाइज, याद कर लीजिए इसको। ये आपने गलत पढ़ लिया है कहीं से अगर पढ़ा है तो, या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। हाँ, तो राजस्थान फर्स्ट है, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है यूपी। हाँ, ठीक है। तो थार डेजर्ट है इंडिया में और यहाँ पे है नेजेब डेजर्ट, ठीक है। और क्या कंडीशन है और सिमिलरिटी क्या है? देखिए, ये इंडिया जो है ये भी कॉलोनी बना है ऑफ ब्रिटेन, और ये भी कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। हाँ, राजस्थानी है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया न्यूक्लियर पावर है, और सेम ये भी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। लेकिन इंडिया में और इसमें सिर्फ यहाँ पे ये डिफरेंस है कि इंडिया को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, ठीक है। इंडिया को डिक्लेयर किया जा चुका है न्यूक्लियर पावर, और इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। हाँ, इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। इजराइल जो है वेपन्स के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में बहुत आगे है, और इंडिया यहाँ से बहुत सारी सिक्योरिटी, वेपन्स, बहुत कुछ खरीदता है। मतलब इसने अपना न्यूक्लियर पावर बना लिया है। हाँ, ठीक है। और क्या पॉइंट है? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इजराइल ऑल्सो इज अ डेमोक्रेसी। इजराइल भी डेमोक्रेसी है और इंडिया भी डेमोक्रेसी। और इंडिया टेररिज्म से इफेक्टेड है, और ये भी टेररिज्म से इफेक्टेड है सेम। इंडिया में भी बॉर्डर टेररिज्म ज्यादा है, और यहाँ पे भी बॉर्डर टेररिज्म ज्यादा है सीरिया से, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीरिया से रहती है, पैलेस्टाइन फिलिस्तीन से रहती है, उधर इजिप्ट है, उधर से रहती है। तो इसको भी चारों तरफ से सेम हमारी तरह प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, और ये सब किया हुआ किसका? ब्रिटेन का। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम ब्रिटेन ने ही खड़ी की, और वहां पे भी पूरी दुनिया में जो डिस्प्यूट है वो सब ब्रिटेन ने किए हुए। नेक्स्ट और क्या है?
इंडिया के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हो गया? तो ये है सिमिलरिटीज के पॉइंट। अब देखिए जो डिस्प्यूट है वो क्या है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल में, हिस्ट्री ऑफ इस्राइल। यहाँ पे मेनली जो इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है यरूशलेम। जो जितना भी जो डिस्प्यूट बना है वो सारी चीजें सब किससे रिलेटेड है? यरूशलेम से रिलेटेड। अब इस यरूशलेम में आप देखिए यहाँ पे 3 कम्युनिटी हैं, 3 रिलीजियंस हैं जो कि अपना अपना दावा करते हैं, ठीक है, अपने आप को यहाँ पे सबसे ज्यादा मानते हैं। पहला है क्रिश्चियन। क्रिश्चियनिटी, यरूशलेम हाँ सिटी है।
चलिए देखिए, तो यरूशलेम में यहाँ पे जो अपना अपना दावा करते हैं जो कम्युनिटीज हैं, वो एक तो क्रिश्चियन है, दूसरे हैं इस्लाम, और तीसरे हैं यहूदी, जियूस। तो अब इसमें देखिए, क्रिश्चियंस जो हैं वो किस बेस पे यहाँ पे अपना दावा करते हैं, मतलब वो उनका क्या है ऐसा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो लोग मानते हैं यहाँ पे एक चर्च है, ठीक है, वो लोग मानते हैं, हाँ, मतलब है वहां पे उनका एक चर्च है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये ऐसा मानते हैं जो ईसा मसीह थे, उनको जब सूली पे लटकाया गया था, ठीक है, तो उनको सूली पे लटका दिया था, उनको सूली पे लटकाने के बाद उनको लेके जाया गया था उस चर्च के अंदर वहां पे, ठीक है, यरूशलेम में। तो वहीं पे वो दोबारा से जिंदा हुए, ठीक है, क्या, हाँ हाँ, सूली पे चढ़ाया था, क्रूस पे चढ़ाया था, वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनको जब सूली पे चढ़ाया गया था तो उनको वहां पे लेके जाया गया, तो वहां पे वो दोबारा से जिंदा हुए। हाँ, इजराइल नहीं था उस टाइम पे, उस टाइम कुछ नहीं था वहां पे, उस टाइम तो वो अरब, हाँ, उस टाइम पे अरेबियन कंट्रीज में आता था वो, और वहां पे फिलिस्तीन लोग जो थे वो लोग वहां पे रहते थे, इस्लामिक लोग, ठीक है, जो फिलिस्तीन थे वो अरबी थे, ठीक है, इस्लाम को मानते थे, वो लोग वहां पे रहा करते थे। अभी देखते हैं हिस्ट्री में धीरे धीरे पीछे। तो यहाँ पे चर्च है जहां पे वो ईसा मसीह को मानते थे, ये मानते थे कि ये सबसे पवित्र स्थल है उनका, होली प्लेस है। ईसा मसीह को वहां पे सूली पे लटका दिया था वहीं के लोगों ने, हाँ। अब ये मुझे पता नहीं कि वो उनका एक धार्मिक मैटर हो गया, रिलीजियस बेसिस। हाँ, वो स्टैचू जो आता है, हाँ, वो यही है ईसा मसीह का, ठीक है, हाँ जी। तो ये ईसा मसीह, ठीक है, उनके बेसिस पे इसको अपना होली पैलेस मानते हैं। इस्लाम जो है, इस्लाम वहां पे शुरू से ही रहा है, ठीक है, कंट्री वो शुरू से वहां पे रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि दूसरी चीज यहाँ पे ये थी, दूसरी चीज यहाँ पे ये थी इस्लाम के लिए कि एक तो इस्लाम के दो प्लेसेस हैं यहाँ पे, हरम अल शरीफ, हरम अल शरीफ, तो हरम अल शरीफ यहाँ पे है, और एक यहाँ पे मस्जिद है, मॉस्क है, अल अक्सा, अल अक्सा मॉस्क, ठीक है। तो हरम अल शरीफ और अल अक्सा मॉस्क ये यहाँ का पवित्र स्थल है, जो मुस्लिम्स के लिए, इस्लाम के लिए बहुत होली प्लेस माना जाता है। मक्का और मदीना के बाद इसी को मानते हैं, ठीक है, हाँ। तो इस्लाम इसलिए यहाँ पे इजराइल, यरूशलेम में अपना दावा करता है। ज्यूस जो हैं, अब ज्यूस किस बेसिस पे यहाँ पे अपना दावा करते हैं, ज्यूस मानते हैं कि इनके एक लीडर थे डेविड, तो यहाँ पे डेविड टेम्पल है, ठीक है, डेविड टेम्पल है, लेकिन उस टेम्पल को तोड़ दिया गया है, ठीक है, और उस टेम्पल को तोड़ दिया गया तो उस टेम्पल की सिर्फ एक यहाँ पे वेस्टर्न वॉल बची है, ठीक है। उस वेस्टर्न वॉल को वो वहां पे पवित्र मानते हैं, वो उनका होली प्लेस है, तो उसके बेसिस पे वो चाहते हैं कि उनका होली प्लेस उसको बनाया जाए, ठीक है। तो तीनों लोग वहां पे कम्युनिटी, तीनों कम्युनिटी उस बेसिस पे अपना अपना मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट क्या है, हो गया ये? अब देखिए डिस्प्यूट क्या है, विवाद क्या है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आप देखते हैं कि एक साइड कौन कौन थे, मित्र राष्ट्र थे, फ्रेंड कंट्रीज थे, कौन कौन सी थी, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है। दूसरी तरफ जो थे वो कौन कौन थे, जर्मनी,
जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। अब देखिए हुआ क्या था उस टाइम पे, प्रॉब्लम कहां से जनरेट होनी स्टार्ट हुई। जितने भी ज्यूस थे, जो ज्यूस थे, यहूदी लोग जो थे, वो यहूदी क्या थे, वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। उनके लिए कोई स्पेशल कम्युनिटी या स्पेशल कोई कंट्री नहीं थी, ठीक है, उनका कोई देश ही नहीं था। यहूदियों का, जीव्स का कोई देश था ही नहीं, ठीक है। वो सबसे बड़ी क्वांटिटी में, सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो थी उनकी रहती थी यूरोप के अंदर, ठीक है। अब यूरोप में वो लोग रहते थे, दूसरा अमेरिका के अंदर में भी वो लोग रहते थे, बाकी थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरे हुए थे। उनके लिए कोई पर्टिकुलर कोई कंट्री थी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कोई पर्टिकुलर इनके लिए कोई कंट्री नहीं थी, तो इनको ना तो किसी तरह के कोई राइट्स मिलते थे, ठीक है, इनको कहीं पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता था। ये एक अलग ही कम्युनिटी, क्योंकि माइनॉरिटीज में रहती थी, हर जगह पे माइनॉरिटीज में, हाँ अभी भी है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी जो है ये माइनॉरिटीज में रहते थे, ठीक है, इनको कहीं पे कुछ नहीं मिलता था। इनकी सबसे ज्यादा मात्रा, सबसे ज्यादा जो लोग थे वो रहते थे यूरोप के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या था यहाँ पे, इन्होंने डिमांड स्टार्ट कर दी थी कि हमें अपनी एक अलग कंट्री, मतलब हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पे हम सब लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी वो डिमांड थी जो पहले से ही चलती आ रही थी, ठीक है। इनका एक आंदोलन था, एक मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था। उस मूवमेंट के बेसिस पे ये अपने एक देश की मांग कर रहे थे, मतलब इनको एक ऐसी जगह दे दी जाए, ठीक है, जहां पे ये लोग सब इकट्ठा रह सकते हैं अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, कि सब लोग एक साथ रह सकें। सभी से नहीं, मतलब जो पावर्स में थे उस टाइम पे, जैसे यूरोप के अंदर रह रहे थे ये, तो यूरोप में ही चल रहा था ये सब कुछ, मेजोरिटी इनकी यूरोप में थी, तो यूरोप में ही सब। इन कंट्रीज से, टर्की से इसका कोई लेना देना नहीं था, एशियन कंट्रीज से इसका कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी किसी से कोई लेना देना नहीं था। सारी बातें चल रही थी कहां पे, यूरोप के अंदर। ब्रिटेन, अमेरिका और ये सब मिलके आपस में इनके बीच में बातें चल रही हैं, कौन क्या मांग रहा है। जो भी क्राइसिस था, जो मूवमेंट था, वो सब यूरोप में चल रहा था। अरब को लेके कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन यूरोप ने, ब्रिटेन ने इनसे प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, कि ठीक है हम आपको आपकी कंट्री बना के देंगे। लेकिन उस टाइम पे अब जो प्रॉमिस किया गया वो किस बेस पे किया गया, यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो ये वाली पावर्स जो थी ये इन पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी, ठीक है, ये जीत रही थी और ये हार रहे थे, ठीक है। अब जब ये लोग हार रहे थे तो इन लोगों ने ज्यूस के पास गए हैं, मतलब उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अपने यहाँ पे भी उनसे हेल्प मांगी, उनसे हेल्प ली कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर। हो गया इसमें, चार्ज नहीं हुआ तो कल मुझे याद नहीं रहा।
चलो देखिए किसको, हाँ इसकी कुछ अभी अलग से प्रॉब्लम है। देखिए तो यहाँ पे जब ब्रिटेन और फ्रांस ये हार रहे थे, तो जब ये हार रहे थे तो इन्होंने ज्यूस के सामने ये प्रपोजल रख दिया कि हम आपके लिए, उनकी डिमांड पहले से ही चल रही है, तो उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि हम आपके लिए एक नया देश, नई कंट्री बना के देंगे, ठीक है, कहीं पे भी आपके लिए एक नई जगह बना दी जाएगी जहाँ पे आप सब लोग रह सकते हैं। अब कहीं पे का मतलब क्या है कि वो अपने यहाँ पे बनाने वाले नहीं थे, ठीक है, उनका मतलब ये था कि अगर हम मिलके जीत जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम अरेबियन कंट्रीज में या इन कंट्रीज में जहाँ पे हम जीतेंगे तो उन कंट्रीज में आपको बता देंगे ले जाके, ठीक है। तो हुआ क्या, इनके सामने प्रपोजल रखा। अब जितने भी यहाँ के यूरोपियन ज्यूज थे, इन्होंने अमेरिका से हेल्प मांगी। देखिए अमेरिका क्योंकि पॉपुलेशन थी ना, अब इतने कम थोड़ी ना थे, ठीक है, ये पॉपुलेशन पूरी दुनिया में फैली हुई थी इनकी, ठीक है। यहूदी ज्यूज जो थे कोई एक जगह पे नहीं थे, ब्रिटेन में, यूरोप में अलग थे, अमेरिका में भी बसे हुए थे जो अच्छे पावरफुल थे, रिच थे, ठीक है। तो अमेरिका ज्यूज जो थे, अमेरिकन ज्यूज, उनसे इन्होंने हेल्प मांगी, ठीक है। और अमेरिका का एक ये भी रीजन रहा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंक्लूड होने का, ठीक है, वरना अमेरिका को कोई रोल नहीं था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका इसलिए भी इंक्लूड हुआ है, इसलिए भी शामिल हुआ है क्योंकि ज्यूज की हेल्प ली गई थी यहाँ से, ठीक है। अब जो ज्यूज थे इन्होंने हेल्प किया और इनका, इसके हेल्प से जो ब्रिटेन था और फ्रांस था, ये दोनों जीत गए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है इन्होंने जीत लिया, ठीक है, ये विनर रहे। अब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन्होंने जीत लिया तो इनकी डिमांड शुरू हो गई कि अब हमारे लिए एक अलग देश बनना चाहिए, ठीक है, अब बनाइए। लेकिन जैसा कि ब्रिटेन की करतूत पहले से ही ऐसी रही है, इंडिया की गई थी, ठीक है, कि हम आपके लिए अलग प्रोविजन लेके आएंगे, ये लाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियंस को भी लेके गए थे लड़ने के लिए, तो सबके सामने इन्होंने इसी तरह की पॉलिसी रखी और सब लोगों ने ब्रिटेन को हेल्प किया, और जब जीत गया उसके बाद सबको लात मार दी, ठीक है, फिर किसी से कोई मतलब रहा नहीं। तो अब यहाँ पे होता क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यहाँ पे बनी थी यूनाइटेड नेशंस लीग। यूनाइटेड नेशन लीग बनी थी जिसका काम था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस लीग ने क्या काम किया, इसने इन कंट्रीज को जीत लिया। अब जो टर्की था, टर्की में इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर हुआ करता था जिसको बोलते थे खलीफा, ठीक है, खलीफा। 1920 के अंदर, 1920 में, वर्ल्ड वॉर कब चला है, 1914 टू 1918, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इंडियंस की भी हेल्प ली गई, सभी की हेल्प ली गई, किसने, ब्रिटेन ने, और सबसे कुछ ना कुछ प्रॉमिस किए गए थे। लेकिन 1920 में, अब यहाँ पे 1918 में टर्की भी हार गया, सारी कंट्री हारी। अब जब यहाँ पे सारी कंट्री हारी तो एक तरह से टर्की ऐसा प्लेस था जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक लीडर माना जाता था, क्योंकि हर मुस्लिम कंट्री वहाँ पे जो भी अपना रूल लाना चाहता था वो खलीफा से पहले परमिशन लेके आता था, ठीक है। जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत में, मुगल्स में, इनमें देखेंगे तो सब कहाँ से परमिशन लेके आते थे, टर्की के खलीफा से। तो खलीफा उनको टाइटल देता था, सुल्तान वगैरह ये सब खलीफा दिया करता था। तो खलीफा जो था वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम लीडर था, इस्लामिक लीडर, ठीक है। अब जब ये हारा तो इसके हारने का मतलब ये हुआ, अब जब इसको सब अपना खलीफा या लीडर मानते थे तो इट मीन्स जितनी भी अरेबियन कंट्रीज थी या फिर जो ये वर्ल्ड वॉर में शामिल हुई कंट्रीज थी वो सब क्या मानती हैं, इसको अपना लीडर मानती हैं। और अगर ये हार गया तो इट मीन्स वो सारी कंट्री भी हारी, ठीक है। जब ये हारा तो वो सारी कंट्री भी हारी, और उनके हारने का ये मतलब हुआ कि हारे हुए देश वो सब अब किसके कंट्रोल में जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस लीग के कंट्रोल में। अब यूनाइटेड नेशंस लीग ये डिसाइड करेगी
कि किसमें किसका राइट होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो गया कि ये लोग शासन करने लायक नहीं है, ये रूल नहीं कर सकते। तो इन कंट्रीज में रूल कौन करेगा? अब ये लोग रूल करेंगे, और जब तक ये लोग अपने आप में कैपेबल नहीं हो जाते तब तक ये कंट्री सब किसको दे दी गई? ब्रिटेन और फ्रांस। इसमें आपस में बांट ली इन्होंने। ठीक है, क्या ये यूनाइटेड नेशंस लीग इसलिए बना था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है। क्या ये जीते थे? तो इन्होंने ही बनाया, प्लस यूएसए भी आ गया था साथ में। तो इन बड़ी पावर्स ने बनाया था, उसमें यूएसएसआर भी उस समय पे इन्हीं के साथ हुआ करता था। ठीक है, तो इस सभी ने मिलकर यूनाइटेड नेशन लीग बनाया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये सब इसने सारी जितनी भी कॉलोनी थी, जितने भी इधर के देश थे सारे, वो सारे देश डिस्ट्रीब्यूट कर लिए आपस में बांट लिए। ठीक है, अब आपस में बांट के सबको दे दिया गया कि जब तक ये अपने आप में रूलिंग करने लायक, ये शासन करने लायक नहीं बन जाते तब तक आप इन पे रहोगे, उसके बाद आप जाओगे छोड़ के। ठीक है, तो ऐसा रूल बना दिया गया। अब इसमें से हुआ क्या, यहीं पे जो टर्की था, अब जैसा कि अभी आपने मैप देखा था इजराइल का, ये तो ये जो इजराइल था ये उस समय पे क्या था, पैलेस्टाइन लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, उस समय पे पैलेस्टाइन फिलिस्तीनी लोग रहा करते थे उस एरिया में। ठीक है, और ये एरिया जो था ये किसका था? इस्लाम का, और अरब में आता था, अरब में आता था, अरब बोला जाता था उस समय पे सबको, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज थी अरबी। तो उस लैंग्वेज के बेसिस पे जहां जहां पे भी वो अरबी लैंग्वेज बोली वो सब अरब कॉन्टिनेंट में, अरबिया में आता। सऊदी अरब तो अलग देश हो गया, लेकिन अरबी पेनिनसुला जो है उस पेनिनसुला के अंदर आते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये अरब कंट्री था। अब इस एग्रीमेंट के थ्रू, इस यूनाइटेड नेशन लीग के थ्रू क्या कर दिया गया कि भाई जब तक यहाँ पे ये ब्रिटेन के अंडर में आ गया, जब तक यहाँ पे ये रूलिंग करने लायक नहीं हो जाते तब तक आपके अंडर में रहेगा, और आप इनको कैपेबल बनाएंगे, और जब कैपेबल बन जाएंगे तो आप यहाँ से चले जाओगे। तो अरेबियंस के साथ में ये एग्रीमेंट कर लिया ब्रिटेन ने। ठीक है, लेकिन उस एग्रीमेंट के साथ साथ ही यहूदी जो ज्यूस थे इन्होंने इनकी हेल्प की। उधर से इनकी डिमांड हो रही थी कि अब हमें नया देश दो। ठीक है, अब हमें नया देश बना के दो। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने इनको क्लियर मना कर दिया कि भाई अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। ठीक है, अभी सारी जो कॉलोनीज हैं, सारी जो कंट्रीज हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमको कुछ टाइम के लिए एक तरह से उन पर लीडरशिप दे दी गई है कि उनको डेवलप करवाना है, उनको बनाना है रूलिंग करने लायक। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए ऐसा कोई नया देश नहीं बना सकते। ये बेचारे शांत हो गए। लेकिन जब ज्यादा कहा गया तो ज्यादा कहने पे ब्रिटेन ने क्या काम किया, अरब से अलग से एग्रीमेंट हो चुका था, इनको बोल दिया कि आप एक काम करिए, जाके वहां पे बसना शुरू कर दो। ज्यूस से बोल दिया, हाँ, जो यहूदी थे तो यहूदियों से बोल दिया कि आप पैलेस्टाइन वाला जो एरिया है उस एरिया में जाके बसना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब ये लोग पूरी दुनिया भर से, अमेरिका से भी, यूरोप से भी, हर जगह से जाके यहाँ पे बसना शुरू कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे वहां पे बसते चले गए, और इतने ज्यादा वहां पे हो गए क्योंकि उनको ये दिख गया कि वहां पे हमारे लिए एक स्टेबल एरिया मिल गया। तो वो धीरे धीरे हर जगह से ज्यूस इकट्ठे होते चले गए, अमेरिका के ज्यूस भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट एरिया था यरूशलेम, यहाँ का जो यरूशलेम था वो इम्पोर्टेंट एरिया था, तो उसी के आसपास सब लोग रहना चाहते थे। तो उनको तो एक अच्छा वो मिल गया मौका, वो लोग वहां पे धीरे धीरे जाके बसना शुरू हुए। ठीक है, उन्होंने वहां पे जाके बसना शुरू किया, धीरे धीरे पूरे एरिया में ये जाके बसने लगे, और जो पैलेस्टाइन लोग थे वो उनसे परेशान। ठीक है, तो यहाँ पे पैलेस्टाइन और जो यहूदी ज्यूस थे इन दोनों के बीच में इनका सिविल वॉर शुरू हो गया, आपस में लड़ने लग गए। ये कहते थे कि हमको तो ब्रिटेन ने परमिशन दी है, हम तो आके बसेंगे। हाँ, फिलिस्तीन तो कोई परमिशन देने लायक रहा ही नहीं, क्योंकि वो किसने कैप्चर कर लिया, ब्रिटेन ने, ब्रिटेन के अंडर में है, तो वो लोग कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये लोग वहां पे बस रहे हैं, धीरे धीरे इन्होंने बसना वहां पे शुरू कर दिया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे वॉर शुरू हो गया,
दोनों के बीच सिविल वॉर चलता रहा, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए, ठीक है, बहुत सारे ज्यूज मारे गए, लेकिन ज्यूज को पूरी तरह से सपोर्ट था अमेरिका का। हाँ, इन दोनों के बीच में वॉर चला, लेकिन ज्यूज के बीच में जो था वो पीछे से सपोर्ट किसका था? ज्यूज का, अमेरिका का, ठीक है। तो जो ज्यूज थे, ज्यूज, इनको सपोर्ट था अमेरिका का, यूएसए का, ठीक है। इधर जो पैलेस्टाइन लोग थे, इनको सपोर्ट था अरब का, पूरे अरब का, ठीक है। और हाँ, और अरब के साथ साथ किसका? पूरे इस्लाम का, इन सब का सपोर्ट था। लेकिन ये जो ज्यूज थे ये इतने ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि सबसे बड़ी महाशक्ति, सुपर पावर, हाँ, मतलब सबसे बड़ी पावर, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ उस टाइम पे भी सबसे अच्छा था इसका। और ब्रिटेन भी तो था, ब्रिटेन, तो यूएसए और ब्रिटेन दोनों सपोर्ट करते रहे ज्यूज को, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि जाओ वहां पे बसो जाके, ठीक है। और यूएसए ने उसको सपोर्ट करते रहे पूरी तरह से। तो यूएसए भी सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन भी, तो सबसे बड़ी पावर तो इन्हीं की हो गई फिर। तो ज्यूस जो थे ये पूरे अरब को, पूरे इस्लाम को बार बार यहाँ पे पीट दे, मारते भगा देते, ठीक है। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, अब वर्ल्ड वॉर का मैटर नहीं रहा। अब यहाँ पे मैटर बना ब्रिटेन का और यूएसए का, जो ज्यूस थे उनसे रिलेटेड। हाँ, तो फिलिस्तीनी जो लोग थे, अभी समझते रही, ठीक है, धीरे धीरे सारी पता लग जाएगी कौन कहाँ पे गया, क्या कंफ्यूजन है। हाँ, देखिए, तो जो फिलिस्तीनी लोग थे वो कौन थे? इस्लामिक थे, अरब के थे। तो सारा अरब जो था वो इनके सपोर्ट में था, उसके साथ साथ जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, इस्लाम था, वो इसके सपोर्ट में था। उसी टाइम पे आप देखेंगे ब्रिटेन के अगेंस्ट में इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में, और उसको कनेक्ट कर दिया गया था खिलाफत मूवमेंट से। और वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? खलीफा से। कहाँ पे? टर्की में, ठीक है। उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? पूरा अरब, पूरे इस्लामिक कंट्रीज। और इंडिया में गांधी जी ने जो उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको इसी से लिंक कर दिया, और इंडिया के मुस्लिम्स का सपोर्ट ले लिया, और पूरी दुनिया के मुस्लिम का सपोर्ट, जिसके बेसिस पे ब्रिटेन के अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया ब्रिटेन के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी थी इस समय से, ठीक है। तो उसका फायदा गांधी जी ने उठाया। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा कनेक्टेड हो गया किससे? खिलाफत मूवमेंट से, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिला। अब ये जो जितनी भी पावर्स थी, अब इनके बीच में, और ज्यूस, अब ज्यूस जो थे, ज्यूस ने धीरे धीरे वहां पे इजराइल जो था वो बसा दिया पूरा, ठीक है। और इधर एक तरफ हो गए अरब। तो ज्यूस और अरब, यानी कि इजराइल और अरब, तो इन दोनों के बीच में वॉर शुरू हुए, दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हुई, और 4 वॉर हुए, ठीक है। अब ये 4, हाँ, यहीं पे इजराइल बसा। जितने भी जो ज्यूस थे वो धीरे धीरे वहां पे बसते चले गए, ठीक है। और 1948 में यूएसए का और ब्रिटेन का पूरा सपोर्ट था। यूएसए सार भी सपोर्ट में ही था उस समय पे, इन दोनों के बीच कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं था उस समय। तो 1948 में क्या कर दिया गया? 1948 में अमेरिका ने जो ज्यूस थे उनको मान्यता दे दी, हाँ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में उस समय पे ये क्लियर हो चुका था कि भाई जो भी वहां के हालात हैं उनमें कैपिटल को लेके फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के बीच में कुछ समझौता या सहमति मीटिंग आपस में करा के करी जाएगी। लेकिन उससे पहले वो अप्लाई हो पाता, उससे पहले ही ब्रिटेन, इसने, अमेरिका ने उसको मान्यता दे दी। हाँ, 1948 यूनाइटेड नेशंस लीग फर्स्ट के बाद बन गई थी। इसका काम था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होने दिया जाए, लेकिन ये फेल हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद ये खत्म हो गया, फिर बना यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया के अंदर जो भी क्राइसिस थे, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, उनको सॉल्व करने का काम था। अब ये बात रखी गई कि फिलिस्तीन और जो इजराइल है इन दोनों के बीच में आपसी सहमति बनाई जाएगी और बात करा के जैसे भी होगा। लेकिन जब तक वो एप्लीकेबल हो पाता,
जब तक वो लागू हो पाता उससे पहले ही अमेरिका ने परमिशन दे दी किसको, इजराइल को, इजराइल को मान्यता दे दी, इजराइल एक देश बन गया। तो इजराइल जो बना वो कब बना, 1948 में। अब जब यूएसए ने इजराइल को मान्यता दी उसी समय से अरेबियन कंट्रीज या पूरा इस्लाम यूएसए के अगेंस्ट हो गया, और उसके अगेंस्ट में जाके इंडिया, मतलब जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, इंडिया भी उस समय पे इसी के सपोर्ट में था, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, ठीक है, क्योंकि अरेबियन कंट्री और ये इनके सबके सपोर्ट में था। तो सारी कंट्री ने मिलके, अरब कंट्रीज ने अटैक करना शुरू कर दिया इजराइल पे। तो यहाँ पे 4 वॉर हुए हैं अरब और इजराइल दोनों के बीच में। ये समझ में आ गया? देखिए, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड में। वर्ल्ड वॉर सेकंड में आप देखेंगे कि एक तरफ तो कौन था, ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है, दूसरी तरफ था जर्मनी, हाँ उसमें फ्रांस चला गया था, तो जर्मनी, ठीक है, और जर्मनी में आप देखेंगे, इसमें जर्मनी और भी कंट्रीज थी, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंस यहाँ पे जर्मनी का रहा। तो जर्मनी जो था, जर्मनी में उस समय पे कौन था, हिटलर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जो मतलब जो फ्रेंड कंट्री थी, मित्र राष्ट्र थे, और जो सेंट्रल कंट्रीज थी, ठीक है, वो कौन कौन सी थी वो पूछ लिया जाता है। तो जर्मनी में कौन था उस समय पे लीडर, हिटलर था, ठीक है। एक तरह से जो ज्यूज जो थे वो यूरोप से और इनसे इसलिए भी नफरत करते थे क्योंकि हिटलर ने कुछ ऐसा कर दिया था। अब हिटलर जो था, देखिए हुआ क्या था, हिटलर आर्मी में हुआ करता था एक टाइम पे, ठीक है। तो हिटलर जब आर्मी में था तो उसको पकड़ने के लिए, मतलब वहाँ के यूरोपियंस जो थे, जर्मनी के ही लोग जो थे, वो उसको मारना चाहते थे क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज थी वो अलग थी। ये फासिज्म को मानता था, फासिज्म, हाँ जी, फासीवाद। अब फासीवाद क्या होता है, ये इसकी थिंकिंग है। फासीवाद मतलब जहाँ पे सिर्फ देश को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं, कितनी भी मरे पब्लिक, कितनी भी मरे, कुछ भी होता रहे। हाँ, तो नहीं, चाइना में भी अभी इतने ज़्यादा वो नहीं है, हाँ, जैसे नॉर्थ कोरिया। तो पब्लिक को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, वहाँ पे कंट्री को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हाँ, बस कंट्री को डेवलप करना है, कंट्री को सिक्योर करना है, चाहे कितने भी लोगों को मरना पड़े उसमें। हाँ, तो यही हिटलर की पॉलिसी रही थी। अब उस पॉलिसी के बेस पे जर्मनी के लोग ही हिटलर को मारना चाहते थे, ठीक है, जर्मनी या फिर आसपास यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी, वो अपना एक नया ही वो लेके आ रहा था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हिटलर जब छिपा हुआ था तो यहूदियों ने उसको पकड़वाया था, ठीक है, और यहूदियों ने उसको पकड़वा दिया ज्यूस ने, जिससे हिटलर जो था वो उनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गया, यहूदियों के, ज्यूस के। तो हिटलर जब पकड़ा गया, कुछ साल इसको जेल में रखा गया, अरेस्ट करके रखा गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने इसकी पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया। उसके बेसिस पे वहाँ पर रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, दंगे होने लगे, तो उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, और इसको छोड़ दिया गया। फिर धीरे धीरे बाद में आके जर्मनी में लीडरशिप इसी की आ गई, ठीक है। तो हिटलर की लीडरशिप आई, और हिटलर की लीडरशिप में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। जब हिटलर की लीडरशिप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो हिटलर जब लीडर बना था तो इसने लगभग 40 लाख ज्यूस को, 40 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डलवा डलवा के मरवा दिया। हाँ, यूरोप के अंदर जितने भी ये थे, ज्यूस थे, यहूदी थे, या फिर जर्मनी में जितने भी ज्यूस थे, सबको पकड़वा पकड़वा के, अरेस्ट करवा करवा के गैस चैम्बर में डाल डाल के सबको मरवा दिया किसी ने, क्योंकि उस टाइम पे यहूदियों के सब अगेंस्ट हो चुके थे, सब ना, उसके जो फासिज्म था, फासीवाद, हिटलर के साथ थे, हिटलर लीडरशिप में था, ठीक है। तो वो सोचता था कि ये लोग ज्यूज जो हैं ये यूरोप के लिए या जर्मनी के लिए बहुत बड़ी बीमारी है, तो इनको खत्म करना चाहिए।
ठीक है, तो पकड़ पकड़ के लेके आते थे। और एनसीईआरटी का डाटा है ये 40 लाख। तो 40 लाख यहूदियों को, 40 लाख ज्यूज को गैस चैम्बर में डाल डाल के मरवा दिया। जिसको देखते हुए जो यहूदी थे, ज्यूज थे, वो जर्मनी के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। ठीक है, इसलिए भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्यूज ने जर्मनी के अगेंस्ट ब्रिटेन का साथ दिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए, अब यहां पे 1948 में इजराइल बन गया। ठीक है, इजराइल बना। अब इजराइल के और अरब के, इजराइल और अरब, इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे 4 वॉर हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 वॉर हुए। पहला वॉर 1948 में, दूसरा 1954 में, तीसरा 1967 में और चौथा 1973 में। ठीक है, और ये 56। तो 1948, 1956, 1967, 1973, तीनों वॉर में इजराइल जो था विनर रहा। देखिए, छोटा सा देश, ठीक है, ये छोटा सा देश पूरे अरब राष्ट्र को, अरब में बहुत सारी कंट्री थी उस समय, सारी कंट्री उसके अगेंस्ट लड़ती थी, लेकिन ये छोटा सा देश सबको हरा देता था। हाँ, इजराइल जीतता रहा 3 में, इन 3 वॉर्स में। चौथा होने नहीं दिया, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं। हाँ, 1948 में इजराइल को मान्यता दे दी थी यूएसए ने, इजराइल बन चुका था वहां। हाँ, इजराइल मैप में आ चुका था 1948 से। ठीक है, तो 1948 में इजराइल, 1956 में इजराइल, 1967 में इजराइल, इजराइल जीतता जा रहा है। ठीक है, ये वॉर कंप्लीट नहीं हो पाया। इस वॉर में कंडीशन क्या हुई, जब अरब कंट्री हारती जा रही थी, 3 युद्ध, 3 वॉर लगातार हार गई। यहां पे आप देखते हैं 1948 के बाद धीरे धीरे अमेरिका और यूएसएसआर दोनों अलग हो चुके थे, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। और 1973 में कोल्ड वॉर अपने पीक पे था। ठीक है, तो उस टाइम पे यूएसएसआर अमेरिका के बिल्कुल अगेंस्ट जा चुका था, दोनों के बीच में वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर। ठीक है, तो इनको यानी कि इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, यूएसए कर रहा है। तो अरब ने क्या काम किया, अरब गया किसके पास, यूएसएसआर के पास हेल्प मांगने के लिए। ठीक है, उनसे हेल्प मांगी कि बचा लीजिए, वो छोटा सा देश है, बार बार हमको हरा देता है। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि यूएसए उसके साथ है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यूएसएसआर ने क्या काम किया, यूएसएसआर ने इनको सलाह दी। ठीक है, अब यूएसएसआर ने क्या सलाह दी, जैसा कि आपने वो नाना पाटेकर की एक मूवी है, क्या यूएस, कहाँ पे, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, इजराइल तो ज्यूस का ही हो चुका था उस समय पे। जो फिलिस्तीनी लोग थे उनको तो मार मार के भगा दिया। फिलिस्तीनी लोग देश छोड़ के आ गए, कुछ चले गए सीरिया में, कुछ चले गए जॉर्डन में, कुछ लेबनान में, कुछ सऊदी अरब में, सब भाग गए। यूएसए इजराइल के यानी कि ज्यूस के सपोर्ट में था, ना कि पैलेस्टाइन के। हाँ हाँ, बहुत, हाँ जी, बहुत, इनकी पॉपुलेशन इतनी कम भी नहीं थी, पूरी दुनिया में फैले हुए थे। कितने से, तो ऐसा जरूरी नहीं ना सारे लोग वहां पे आके थोड़ी ना बसे हैं, अभी भी तो बहुत अलग अलग हैं। हाँ, वो उन्होंने बस अपनी कंट्री बना लिया और वहां पे आके बस गए जितने भी बस सके। बाकी अपने जहाँ पे, जैसे यूएसए के अंदर जो रह रहे थे वो वहीं पे रहे, क्योंकि उनका इंडस्ट्री, बिजनेस, सब कुछ वहां पे है। वॉर के टाइम पे उन्होंने सपोर्ट किया, बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है,
तो यूएसएसआर ने देखिए इसको एक एडवाइस दिया। अब ये एडवाइस क्या था, जैसा कि नाना पाटेकर देता है, एक मूवी आपने देखी हो क्रांतिवीर, ठीक है, हाँ, तो उसमें जब एक बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए उससे हेल्प मांगता है कि बचा लीजिए, तो वो क्या बोलता है, हाँ, तो वो उस बच्चे से बोलता है कि उठा के पत्थर सिर में मारो, ठीक है, बार बार मैं थोड़ी ना आऊंगा बचाने के लिए, ठीक है, तुम्हारे पास पावर है, ठीक है, तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो। तो सेम उसी तरह से यूएसएसआर ने इसको अरब को एक सलाह दी, एडवाइस दिया कि भाई तुम्हारे पास तो ऐसी पावर है जिसका तुम यूज अगर कर दो तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। हाँ, यूएसएसआर साइड किसी की नहीं था, यूएसएसआर अगेंस्ट था यूएसए के, यूएसए था इजराइल के साथ, तो इसलिए वो चाहता था कि यूएसए के अगेंस्ट में जो भी आएगा उसके साथ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो यूएसएसआर ने उसको एक सलाह दे दी कि भाई तुम्हारे पास तो ऐसी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि तुम अगर अपने उस पावर का यूज कर लो तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ऑयल, ठीक है, तो यूएसएसआर ने उसको सलाह दी थी कि आप जो है, क्योंकि यूएसए भी ऑयल वगैरह सब कुछ कहाँ से ले रहा था, अरब से, पूरी दुनिया अरब से ले रही थी। अरब ने क्या कम कर दिया, अरब ने अपनी ऑयल सप्लाई बंद कर दी हर कंट्री से। अरब में सारी कंट्रीज आ रही थी, अब अरब कोई एक कंट्री नहीं है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं अरेबियन पेनिनसुला में, वो सब अरब में ही आती हैं, जो ऑयल कंपनी है जितनी भी सारी। हाँ, सऊदी अरब तो एक देश है, अरब ही, अरब पेनिनसुला का ही एक कंट्री है सऊदी अरब, तो उसमें कुवैत, बहरीन, ये सब जितनी भी कल कंट्री सारी बताई थी वो सब इसी में तो आती हैं, वो सब ऑयल कंट्रीज, गल्फ कंट्री, वो सब ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और दूसरा इस्लाम, तो जितना भी इस्लाम फैला हुआ वो सब भी तो अरब के सपोर्ट में है, और जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं सारे, ऑयल वगैरह, गैस, वो सब किन के पास है, अरब के पास, ठीक है। तो अरब ने, इसने यूएसएसआर ने इसको एक एडवाइस दे दिया, और अरब ने अपना सारा पेट्रोलियम सप्लाई, सब कुछ ऑयल सप्लाई बंद कर दिया पूरी दुनिया से, ठीक है। पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ गया, जिसको अरब तेल संकट के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, अरब ऑयल क्राइसिस क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में सीधे सीधे। अरब तेल संकट, अरब ऑयल क्राइसिस क्या था, उसके पीछे रीजन क्या थे, और उसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट क्या हुआ। तो अब इसका आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, ठीक है, अरब ऑयल क्राइसिस क्यों हुआ था। तो जब ये 1973 का वॉर शुरू हो रहा था, तो उस कंडीशन में ऐसा कर दिया अरब ने, तो ये वॉर कंप्लीट इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, इसके अगेंस्ट में आते हुए, इसके अगेंस्ट में जब अरब ने अपना ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल सारी जगह पे बंद कर दिया, किसी को भी सप्लाई नहीं किया, मतलब ना तो यूएसए को, ना ही इजराइल, और बाकी अदर कंट्रीज से भी बंद कर दिया, सबसे, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया को साथ में आना पड़ेगा। किसके साथ आएगा, अरब के साथ, ठीक है। अब यहाँ विनर कुछ नहीं रहा, क्योंकि वॉर नहीं हुआ, वॉर के, अगर वॉर करके विनर होता तो बात अलग थी, लेकिन इसने वॉर नहीं किया, इसने अपनी एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी यूज कर ली, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। वॉर करता तो हारता, बार बार हार ही रहा था ना पहले से, हाँ, तो उसने माइंड का यूज किया, यूएसएसआर ने उसको थोड़ा सपोर्ट किया कि आप करो जो करना है, क्योंकि यूएसएसआर उस टाइम पे सफिशिएंट था, उसके पास ये मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया वाला एरिया है, वहां से वो यूज कर सकता है पेट्रोलियम का। हाँ, और हाँ बिल्कुल, तो अब सोचिए कि जब ऑयल क्राइसिस आ गया तो पूरी दुनिया में हाहाकार, सारी इंडस्ट्रीज, सब कुछ, जितनी भी इकोनॉमी थी सब ठप हो गई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होगी, यूएसए को, क्योंकि शुरू से सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो किसकी है, यूएसए की, तो सबसे बड़ा लॉस किसे होगा, यूएसए को होगा, ठीक है। तो अब यूएसए परेशान, अब क्या करेगा यूएसए, उसके अगेंस्ट में जाते हुए क्या कर दिया,
यहाँ पे जो कुवैत था, कल बताया था कुवैत कहाँ पे पड़ता है, कुवैत में सद्दाम हुसैन ने, इराक का प्रेसिडेंट था, हाँ जी, सद्दाम हुसैन जो था वो टेररिस्ट उसमें माना जाता था, बाद में ये प्रेसिडेंट था इराक का, ठीक है। सद्दाम हुसैन ने अटैक कर दिया कुवैत पे, हाँ उसी टाइम पे सद्दाम हुसैन ने, सॉरी ये उस टाइम पे नहीं, उसके बाद की बात है ये, ठीक है। जब ये क्राइसिस चल रहा था, ऑयल क्राइसिस हो गया, सब जगह से तेल बंद, ठीक है। कुवैत जो था, कुवैत उस टाइम पे कंट्रोल में था, अंडर में था यूएसए के, तो वहां से थोड़ा बहुत सप्लाई होता था। सद्दाम हुसैन ने क्या किया, कुवैत पे अटैक कर दिया, ठीक है, कुवैत पे अटैक कर दिया, कुवैत को कैप्चर कर लिया, कुवैत से भी पेट्रोलियम की सप्लाई बंद। बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ था ये, ठीक है, काफी साल तक पूरी दुनिया ठप पड़ी रही, ठीक है। जिसके बाद आर्थिक मंदी भी आई थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था, ठीक है। तो अब यूएसए हो गया परेशान, यूएसए इतना ज्यादा परेशान क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमी में उसी का पार्ट था। हाँ हाँ, जो कुवैत था वो सद्दाम हुसैन जो था उस टाइम पे आईएसआई के उसी में चल रहा था, ठीक है। चलिए अभी देख सद्दाम हुसैन के बारे में अभी देखते हैं। तो अरब ऑयल क्राइसिस आ गया। अब ऑयल क्राइसिस से निकलने के लिए यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने इजराइल को रोक दिया और इजराइल को सपोर्ट करना कर दिया बंद, ठीक है। अब यूएसए ने यह प्रपोजल रखा, भाई एक काम करिए, युद्ध में कुछ नहीं रखा, वॉर में कुछ नहीं रखा है, मिलके आपसी सहमति से बात करेंगे, ठीक है। आपसी सहमति से मिलके हम बात कर लेंगे, जो भी होगा वो डिसीजन निकालेंगे, वॉर नहीं होगा। वॉर बंद करा दी यूएसए ने। अभी तक तो सपोर्ट करता आ रहा था इजराइल को और वॉर कर रहा था बार बार अरब के उसमें अगेंस्ट में, ठीक है। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जब उसको ये अरब ने अपनी ऑयल की सप्लाई बंद कर दी हर जगह से, तो फिर उसने क्या काम किया, फिर वॉर करा दिए बंद कि अब वॉर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन उसी तरफ जब अरब में वॉर चल रहा था, अरब और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा था, तो उसी टाइम पे इजराइल ने कुछ एरिया इसका कैप्चर कर लिया, सीरिया का, कुछ एरिया इसका कैप्चर कर लिया, जॉर्डन का, ठीक है। कुछ एरिया जो सिनाई पेनिनसुला आपने देखा वो इजिप्ट का वो कर लिया, ठीक है। तो जितना हो सकता था उसने कर लिया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये एरिया सब किसके अंडर में रह गए, इजराइल के अंडर में रह गए। बिल्कुल भाई, 3 युद्ध हार चुका, और वो हार क्यों रहा था, क्योंकि यूएस के सपोर्ट में था इजराइल के, ठीक है। और ये था अकेला, क्योंकि इसके पास सिर्फ ऑयल था और कुछ नहीं था, ठीक है। खाना पीना सब कुछ ये बाहर से इंपोर्ट करता था, इसके पास सिर्फ ऑयल था, ठीक है। लेकिन उसको अपने ऑयल की पावर का नहीं पता था। बिल्कुल, वो तो पड़ ही रहा था भाई सब जगह से, उसको तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। अगर वो वॉर लड़ रहा है तो भी तो उसको इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वॉर करके वो जीत नहीं पा रहा है, ना तो वो जीत सकता और ना ही उसका लॉस फिर भी हो रहा है, लोग भी मारे जा रहे हैं और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने फिर अपना ये जो वेपन था ये यूज़ कर दिया बस, ठीक है, क्योंकि उसके पास यही था और कुछ था ही नहीं। इसी के बेस पे पूरी दुनिया उससे जुड़ी हुई थी, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो अरब और इजराइल दोनों के बीच में वॉर हुआ बंद। अब आप देखेंगे कि इराक में जो लीडर था वो था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन उस टाइम पे प्रेसिडेंट था। हाँ जी, क्या अरब ऑयल क्राइसिस वो 1973 में शुरू हुआ। हाँ, तो सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट था इराक का, और ये जो था ये यूएसए के प्रेसिडेंट के बिल्कुल अगेंस्ट था। यूएसए में प्रेसिडेंट था उस टाइम पे जॉर्ज बुश,
जॉर्ज बुश, ये इसके अगेंस्ट था। सद्दाम हुसैन इतनी ज्यादा नफरत करता था उससे, इतना ज्यादा उसके अगेंस्ट था कि सद्दाम हुसैन का जो महल था जहां पे वो रहता था, उसने अपने पूरे फ्लोर पे, उस पूरे फ्लोर पे इसकी जॉर्ज बुश की तस्वीर बनवाई हुई थी, उसको चिपकाया हुआ था उसका पोस्टर, और रोज सुबह उठता था सबसे पहले उसके ऊपर घूमता था सबसे ज्यादा। हाँ, उसके ऊपर चलता था जॉर्ज बुश की तस्वीर के ऊपर सद्दाम हुसैन। हाँ, तो इतना ज्यादा इसके अगेंस्ट था। हाँ ठीक है, उसने अपने महल में जहाँ पे वो रहता था उसके फ्लोर पे इसकी तस्वीर, इसका पोस्टर चिपकवा रखा था और उस पे घूमता था। सुबह उठा सबसे पहले उसी के मुंह पे घूमना है। ठीक है, तो इस तरह की हरकतें करता था सद्दाम हुसैन। अब इसने, सद्दाम हुसैन ने इसके अगेंस्ट में जाके कुवैत पे अटैक किया। हाँ पता था बिल्कुल। तो कुवैत पे अटैक कर दिया। दोनों के मतलब बिल्कुल भी नहीं बनती थी किसी भी तरह से, दोनों एक साथ बैठ जाएं मीटिंग कर लें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तभी तो सद्दाम हुसैन को मारा गया था। चलिए, तो कुवैत जो था, ये कुवैत पे अटैक कर लिया और कुवैत को कैप्चर कर लिया सद्दाम हुसैन ने, अपने कंट्रोल में ले लिया। यूएस से नहीं मारा था, ठीक है, हाँ ऑपरेशन चलाया था, इसी ने मरवा दिया। ठीक है, और ये जो था, ये सद्दाम हुसैन उस टाइम पे किसी का भी सगा नहीं था, किसी को भी नहीं मानता था, किसी के साथ भी इसके ऐसे रिलेशन नहीं थे, इराक के किसी के साथ भी ऐसे रिलेशन नहीं थे कि कोई भी उसको सहायता दे, कोई भी उसकी हेल्प कर सके। ठीक है, शुरू से ही उसने सबके साथ अपने रिलेशन ऐसे कर रखे थे क्योंकि सबके साथ वो टेररिस्ट एक्टिविटी करता रहता था। ठीक है, और सिर्फ एक पाकिस्तान था, आईएसआई, जो उसको हेल्प प्रोवाइड कराता रहता था। ठीक है, उसकी हेल्प लेता रहता था। अगर उसको किसी तरह से प्रॉब्लम होती तो सद्दाम हुसैन भाग के कहाँ पे छुपेगा, जाके आईएसआई यानी कि पाकिस्तान में छुप जाता था। ठीक है, उसी के बेसिस पे कुवैत में ये सब चीजें हो गई। अब कुवैत में जब मीटिंग हुई, जहां पे अब एक मीटिंग होती है, और मीटिंग होती है कहाँ पे, नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ओस्लो, तो इसको बोला जाता है ओस्लो एग्रीमेंट, ओस्लो एग्रीमेंट। अब इस ओस्लो एग्रीमेंट में होता क्या है, यहाँ पे यूएसए भी था, ठीक है, जर्मनी था, फिलिस्तीन था, सारे लोगों को मतलब आपस में जो भी ये क्राइसिस चल रहा था सबको बिठा के एक मीटिंग की गई नॉर्वे के ओस्लो में, कैपिटल में। अब वहां पे उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ, अमेरिका ने बात रखी कि जो कुवैत पे अटैक हुआ है वो ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है। वहीं पे फिलिस्तीनी लोग जो थे, पैलेस्टाइन, उन्होंने ये बात रखी कि आज आपको ये मानवाधिकारों का दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जब आपने यहूदियों को, ज्यूस को, फिलिस्तीनी लोगों को मारने के लिए भेजा था, जब वो लोग फिलिस्तीनियों को इजराइल से मार मार के भगा रहे थे, ठीक है, युद्ध हो रहा था, तब कहाँ गया था ये मानवाधिकार? ठीक है, तब आपको दिखाई नहीं दिया ह्यूमन राइट्स। ठीक है, आज आप ह्यूमन राइट्स के संरक्षक बन रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपको ह्यूमन राइट्स नहीं दिखे फिलिस्तीनी लोगों ने, क्योंकि वहां पे फिलिस्तीन, इजराइल सब बैठे हुए थे, सबकी मीटिंग थी उस टाइम पे। ठीक है, तो उस मीटिंग के अंदर ओस्लो एग्रीमेंट में फिर यूएसए ने यहाँ पे अपनी गलती मानी है, और उस बेस पे फिर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कराया, और उस एग्रीमेंट के अंडर जो हमारा इजराइल का जो पार्ट है, ये इजराइल में ये वाला पार्ट ईस्टर्न कोस्ट, और ये जो गाजा पट्टी, ये एरिया गाजा स्ट्रिप, इन दोनों एरिया को दे दिया गया किसको? पैलेस्टाइन को। इंडिया का अभी तक कोई लेना देना था ही नहीं। इंडिया के रिलेशन 2000 के बाद यहाँ से बनने स्टार्ट हुए हैं। इंडिया भी किसके सपोर्ट में था? अरब कंट्रीज के सपोर्ट में था, तो उसके अगेंस्ट ही था, इजराइल के अगेंस्ट में लड़ रहा था वो। लड़ना क्या था, उसके अपनी प्रॉब्लम्स चल रही थी घर में। ठीक है,
आप मूवमेंट देखें 1947 तक, जब तक वो इजराइल बन चुका। 1947 में तो इंडिया आज़ाद हुआ, 1948 में इजराइल को मान्यता भी मिल गई। अब इंडिया अपना देखता है या उसका देखता है, क्या करता है बताओ? हाँ, तो यहाँ पे खुद मूवमेंट चल रहे थे, तब तक तो कोई रिलेशन बने ही नहीं थे। 90 के बाद में जब धीरे धीरे इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे है यरूशलेम, तो ये वाला एरिया दे दिया पैलेस्टाइन को, ये वाला एरिया भी पैलेस्टाइन को, और इन दोनों को मिला के यहाँ पे बना दिया गया पैलेस्टाइन अथॉरिटी। पैलेस्टाइन को अभी तक भी किसी कंट्री का, किसी स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। हाँ, अभी तक भी कोई देश नहीं है। हाँ, अभी सिर्फ इस एरिया को इन्हें प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है, इजराइल में। हाँ, ये इजराइल है पूरा, इजराइल, और इजराइल में ही इनको ये छोटे छोटे 2 एरिया दे दिए। हाँ, लेकिन जब ये एग्रीमेंट हुआ, जब ये डिसाइड हुआ कि भाई 20% एरिया दे देंगे इनको, पैलेस्टाइन लोगों को, ये वाला एरिया दे दिया जाएगा किसको? इजराइल को। यहाँ पे सहमति बना दी सबने, लेकिन जब तो डिसीजन हो गया, उसके बाद जो पैलेस्टाइन लोग थे वो नहीं माने उस बात को। उन्होंने बोल दिया कि ये हमारा ही है शुरू से, हमें तो पूरा चाहिए अपना, ठीक है। अब उनको पूरा लेने के चक्कर में वहां पे उन्होंने फिर से क्राइसिस शुरू कर दिए, छोटे छोटे झगड़े, दंगे, ये सब। इजराइल ने, ज्यूस लोगों ने उनको मार मार के फिर से भगाना शुरू कर दिया, भागो यहाँ, ठीक है। जो मिल रहा था वो नहीं लिया गया, भगाना शुरू कर दिया, भागिए फिर यहाँ, ठीक है। तो फिर जब पूरी तरह से हार चुके, खत्म हो चुके, धीरे धीरे इनको बहुत ज्यादा मारा जाने लगा, तब ये शांति से आए, और तब इन्होंने बोला कि भैया जो था हमारा वही दे दो, जिस पे सहमति बनी थी, जो 20% एरिया था वही दे दो, चलो उसमें ही रह लेंगे, ठीक है। तो इनको ये एरिया दिया गया, ये एरिया दिया गया, दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे डिस्प्यूट बन गया इसकी कैपिटल का, ठीक है। तो अभी भी पैलेस्टाइन लोग जो हैं वो कैपिटल को लेकर डिस्प्यूट रखते हैं कि ठीक है हम इसी में सहमत हैं, जो हमें मिला उसमें एग्री करते हैं, लेकिन हमें कैपिटल चाहिए यरूशलेम, जो कि इजराइल भी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों उसको अपना होली प्लेस मानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ओस्लो एग्रीमेंट के थ्रू इजराइल और ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और दोनों एक दूसरे में यहाँ पे अभी रह रहे हैं। तो इजराइल तो एक कंट्री बन चुका है, 92 के बाद इंडिया ने उसको मान्यता दी इजराइल को, ठीक है, और उसके साथ धीरे धीरे रिलेशन डेवलप करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई दोनों के बीच में, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच ओस्लो एग्रीमेंट, ठीक है। इसी एग्रीमेंट के थ्रू ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये क्राइसिस पूरी तरह से खत्म नहीं है। जैसे इंडिया में पाकिस्तान दोनों के बीच में जम्मू कश्मीर पड़ा है ना, ऐसे ही इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में यरूशलेम पड़ा है, ठीक है। क्या अब यरूशलेम चाहिए? पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान बोलता है कि हम सारी चीजें बंद कर देंगे, ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, ना हम इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे, जैसे इंडिया कहेगा वैसे करेंगे, बस हमें जम्मू कश्मीर दे दो, ठीक है। तो सेम रवैया इसका है, ये भी पैलेस्टीन भी यही बोलते हैं कि हमें यरूशलेम दे दो, जितने में रह रहे हैं उसी में खुश हैं, बस यरूशलेम चाहिए, वो हमारा पवित्र स्थल है, ठीक है। सब करा हुआ ब्रिटेन वालों का, ठीक है। और जब ये सब कुछ हो गया 1948 में हुआ, इजराइल को मान्यता मिली, तो ब्रिटेन वहां से छोड़ छाड़ के भाग गया, ब्रिटेन ने छोड़ा और भाग गया, अब हमें कोई मतलब नहीं, जैसे कर रहे हो करते रहो। सेम इंडिया में कर दिया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अलग करा दिया, जम्मू कश्मीर को बीच में रख के लड़ते रहो और भाग गए, ठीक है। तो ये पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए ये जरूरी क्यों हो जाता है? इंडिया ने उस समय पे इजराइल का साथ ना देके जो इस्लामिक कंट्रीज थी उनका और अरब कंट्रीज का साथ क्यों दिया? ऐसे क्या रहे होंगे? क्योंकि यूएसए भी उस समय पे इजराइल के साथ था, तो इंडिया ने यूएसए को भी सपोर्ट नहीं करा, ठीक है, और ना ही इजराइल को सपोर्ट किया। हाँ, देखिए पैलेस्टाइन जो था, ये पैलेस्टाइन ना तो एक कंट्री बना,
ना ही उनको तब तक कहीं पे रहने के लिए जगह थी, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा ये लोग फैल चुके थे, पूरी दुनिया भर में इनको इतना ज्यादा कॉपरेशन मिल चुका था कि लगभग 101 देशों में 101 कंट्रीज में इनकी एम्बेसी बन चुकी थी। सोचिए, बिना किसी देश के, कोई देश नहीं था तब तक भी, तब तक ही यहाँ पे 101 एम्बेसी इनकी बन गई, हर कंट्रीज में इनकी एम्बेसी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया PLO, ये पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, तो इसको सबसे ज्यादा मान्यता इजराइल से भी ज्यादा मिल चुकी थी उस समय पे, और इंडिया इसको सपोर्ट करता रहा। तो इंडिया के पास क्या क्या रीजन थे, बताइए क्या क्या रीजन हो सकते हैं बिफोर 1992, 1992 से पहले इंडिया जो है वो इन्हीं को, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता रहा है हमेशा। हाँ, तो एक तो था रिसोर्सेज, क्योंकि इंडिया के पास जो भी मेन रिसोर्सेज थे वो अरब के थे। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया इजराइल के साथ कोई कनेक्शन रखना ही नहीं चाहता था। ठीक है, उनका मेन फोकस था पैलेस्टाइन पे और इस्लामिक कंट्रीज जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। और नहीं, वो चीज अलग थी, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ना तो USSR में था ना ही अरब में था, उसमें था रूस के साथ, तो रूस के साथ तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि नाम को उसने अपनाया हुआ था, नॉन अलाइन मूवमेंट को। ठीक है, दूसरा रीजन जो था इस्लाम, क्योंकि इंडिया में भी इस्लामिक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे भी। ठीक है, और वहाँ पे भी वो सब जो था वो इस्लाम का ही एक मूवमेंट था एक तरह से। ठीक है, तो इस्लाम को देखते हुए भी इंडिया ने अपना पार्ट जो है वो किसकी तरफ रखा, अरब की तरफ। नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि ये पूरा क्राइसिस जो था वो ज्यूस और इस्लामिक के बीच था। ठीक है, मुस्लिम्स के बीच में। अगर इंडिया ज्यूस की तरफ जाता, ठीक है, इस्लाम को सपोर्ट ना करता, तो पाकिस्तान उसका फायदा उठा सकता था। पाकिस्तान उसके बेस पे इंडिया को ये साबित कर सकता था कि इंडिया जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इंडिया के अगेंस्ट में वो बहुत सारी हेल्प ले सकता था, और अरब कंट्रीज, सऊदी अरब, ये सब लोग मिलके फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करते। ठीक है, तो इसलिए भी पाकिस्तान को देखते हुए भी इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट और क्या था, उस टाइम पे भी अरेबियन कंट्रीज में इंडिया के जो नॉन रेजिडेंट हैं, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो काफी मात्रा में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंडिया को रोक रही थी इजराइल के कांटेक्ट में जाने से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब 1992 के बाद से फिर इंडिया के और इसके रिलेशन स्टार्ट हुए हैं धीरे धीरे, और इनमें इंडिया में और इजराइल दोनों के बीच में किसी भी तरह के, मतलब कोई अदर रिलेशन नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी रिलेशन है, सिक्योरिटी रिलेशन। क्योंकि यहाँ से इंडिया बहुत सारे वेपन्स और ये सब चीजें खरीदता रहता है, और इजराइल को सपोर्ट करता है, इजराइल को अपनी तरफ से फूड वगैरह ये चीजें प्रोवाइड करता है। हाँ, इंडिया के बीच में और इसके बीच में बहुत सारी जो सिमिलरिटीज हैं उनके बेसिस पे सपोर्ट किया कि भाई वो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया उसके फेवर में धीरे धीरे गया, और वहाँ से उसने भी इंडिया को धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका भी एक मेंटेलिटी थी, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाने के लिए उसने अपने वेपन्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी शुरू की इंडिया को। ठीक है, तो दोनों के बीच में सिक्योरिटी रिलेशन अच्छे बने। ठीक है, चलिए, तो ये इसकी हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है,
तो इजराइल कैसे सपोर्ट में हो सकता है? वो शुरू से ही सपोर्ट में नहीं है, ना तो अरेबियन कंट्रीज के ना इस्लाम के। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से पीटी में भी इजराइल वाला जो एरिया है ये काफी डिस्प्यूटेड रहता है बहुत साल से, जभी से। तो इस पे थोड़ा फोकस रखा करो, हर साल कुछ ना कुछ नया क्राइसिस, जैसे कि गोलन हाइट्स, तो ये सीरिया और उसके बीच में चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है प्रॉब्लम? ये जो गोलन हाइट्स है, ये आप देखेंगे जब अरब और इस दोनों इजराइल दोनों के बीच में वॉर चल रहा था तो इजराइल ने कैप्चर कर लिया था गोलन हाइट्स को। अब वो मांग रहा है वापस। हाँ, तो अब जो है, अब ये सीरिया उसको वापस मांग रहा है, ये गोलन हाइट्स जो है ये हमारा एरिया है, इसको वापस करो। तो वहां पे दोनों की आर्मी तैनात है। ठीक है, और उसमें यूएसए सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। ठीक है, यूएसए बोल रहा है कि ये इसका एरिया है, इजराइल का एरिया है। ठीक है, तो वो डिस्प्यूट, हाँ 101 एम्बेसी तब तक ही बन चुकी हैं, अभी तक भी कंट्री नहीं है पैलेस्टीन। ठीक है, चलिए, तो ये हिस्ट्री हो गई। अब इसके बारे में कोई भी न्यूज़ अगर आती है, कुछ भी आता है, तो आपको क्लियरली आराम से समझ में आ जाएगी कि मुद्दा रहा क्या होगा। ठीक है, गोलन हाइट्स का कुछ भी मुद्दा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। गाजा पट्टी स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप जो है वो डिस्प्यूट वो किसके बीच है? वो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, किसके अंडर में है? इजराइल के अंडर में है। ठीक है, उसकी बाउंड्री किससे लगी है? मेडिटेरियन सी से लगी हुई है। ठीक है, तो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी।